केमिस्ट्री 9th का पार्ट हो गया तुम लोग को 45। द्रवण की गुप्त उष्मा। तो द्रवण तो जान चुका है, एक प्रोसेस है, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब इतना होता है, पीछे तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। PA से पास्कल हुआ। अब समझो पहले, जैसे इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोग को बतलाए थे, अगर मान लो बर्फ ले लो एक बीकर में, बीकर एक प्रकार का बर्तन होता है, तो बीकर में हम लोग बर्फ ले लेंगे, इसको हीट एनर्जी देंगे और फिर थर्मामीटर का सेटिंग कर देते हैं, इसमें बर्फ है। जब हम लोग बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ को जिस समय गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो उस समय इसको हीट एनर्जी मिलने लगेगा, तो इसका तापमान बढ़ना चाहिए। अभी शो कर रहा है थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस। जब हीट एनर्जी देना चालू करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पाता है। तो ये उष्मा आखिर जाता कहाँ है? ये उष्मा जो है, दी गई हीट एनर्जी बर्फ के कणों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करने में खर्च होने लगता है। और जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होगा तो बर्फ के कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और ये द्रव के रूप में बदलने लगता है। इस तरह दी गई उष्मा जो लगातार दी जा रही है, तमाम बर्फ जब तक नहीं पिघल जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ना ऐसी बात। तब सवाल है, मान लो एक इसमें बर्फ की कुछ मात्रा होगी, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम कुछ तो होगी। नाम ही है गुप्त उष्मा। गुप्त का मतलब छिपा हुआ, छिपी हुई एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये चीज़ क्या होता है, इसमें जितना भी बर्फ है, मान लेते हैं 5 किलोग्राम बर्फ इसमें दिए हैं, तो 5 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कुछ न कुछ उष्मा चाहिए। उष्मा का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल। मान लो 20 जूल उष्मा चाहिए, तो 5 किलोग्राम बर्फ को उसके द्रवनांक पर, यानी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 किलो बर्फ को ठोस से द्रव के रूप में बदलने के लिए हमें 20 जूल एनर्जी की आवश्यकता है, हीट एनर्जी की। इसीलिए 1 किलोग्राम के लिए कितना होगा, एक नियम से 20/5 जूल बराबर 4 जूल हुआ ना। तो इसका अर्थ है 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में, पानी में, यानी द्रव के रूप में बदलने के लिए हमें 4 जूल उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही 4 जूल उष्मा ऊर्जा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द्रवण की गुप्त उष्मा। यानी किसी ठोस को द्रव में बदलने के लिए कितना उष्मा चाहिए, तो इसका अर्थ हुआ 1 किलोग्राम पर निकाल लो 4 जूल चाहिए। अब 50 ग्राम बर्फ है, तो 50 ग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए 50 चुका 200 जूल चाहिए। तो द्रवण की गुप्त उष्मा का अर्थ क्या हुआ, किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक, यानी किसी भी ठोस पदार्थ को, ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को, किसी भी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को द्रव में बदलने के लिए जितने हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस हीट एनर्जी को उस ठोस पदार्थ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो एक वायुमंडल दाब बराबर। हाँ, एक वायुमंडल दाब, यानी निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, अलग अलग वायुमंडलीय दाब पर ये क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट भी बदलता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बदलता है, पीछे वाला पार्ट में बतला दिए हैं ना। तो परिभाषा इसकी होगी, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडल दाब बराबर इतना पास्कल होता है ना, तो निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल का दाब ऊंचाई के साथ घटता है और ऊपर से नीचे आने पर, वायुमंडल में ऊपर से नीचे आने पर, पृथ्वी की ओर आने पर
वायुमंडल का दाब बढ़ता है तो अलग अलग ऊंचाई पर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बदलता है। उदाहरण दिए थे माउंट एवरेस्ट, या उससे थोड़ा नीचे ही आओ तो प्रेशर कुकर में पानी बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। यानी ऊंचाई बढ़ने पर पानी जल का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक घटने लगता है। ऊंचाई जितना ऊंचाई पर जाओगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है, चाहे जल हो या मान लो कोई भी द्रव हो। सोना का ही ये सोना एक ठोस है, इसको द्रव में बदल दो तो द्रव में जब बदल दोगे, इसको बॉयल करोगे, जिस टेम्परेचर पर बॉयल होगा उस टेम्परेचर को गोल्ड का, सोना का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। कोई भी द्रव हो, ऊंचाई बढ़ने पर उसका क्वथनांक घटेगा। तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब का भी प्रभाव क्वथनांक पर पड़ता है ना इसी बात। तो एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस के 1 किलोग्राम को द्रव में बदलने के लिए जितने हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस हीट एनर्जी को उस ठोस का लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन शब्द का अर्थ हुआ द्रवण। समझा इसकी परिभाषा। तो मान लो जितना भी बर्फ है 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, एक नियम से 1 किलोग्राम पर निकाल लेंगे। अगर पूछा जाए बर्फ का द्रवण की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो 1 किलोग्राम बर्फ को एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर उसके द्रवनांक पर, जैसे इसका द्रवनांक हो गया मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस के द्रवनांक पर उस ठोस के 1 किलोग्राम को द्रव में बदलने के लिए जितने आवश्यक ऊर्जा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस हीट एनर्जी को उस ठोस का द्रवण की गुप्त उष्मा कहेंगे। बोलो समझा इसको? गुप्त उष्मा, छिपी हुई उष्मा। उष्मा तो दे रहे हैं लेकिन पते नहीं चल रहा है जो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, यानी ये छिपी हुई उष्मा होती है। इसमें उष्मा देंगे, इसमें बर्फ के टुकड़े में जमा होता जाएगा और जमा होता जाएगा तो यही हीट एनर्जी क्या करेगा, जमा होकर के बर्फ के कणों के बीच जो अंतर आकर्षण वाला है इसको कमज़ोर करेगा, तोड़ेगा। तोड़ करके मतलब इस ढंग से तोड़ देगा जो कणों के बीच में इतनी दूरी हो जाएगी जो ये द्रव में बदल जाएगा। समझ गया? तो इसको लिखे, इसको तो लोग अच्छी तरह समझा। बोलो तो। एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडल का दाब बदलेगा तो द्रवण की गुप्त उष्मा भी बदल जाएगी। तो चलो ध्यान दो। एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को, याद रखना, उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण का गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ को उसके द्रवनांक पर, यानी 0 डिग्री पर 1 किलोग्राम बर्फ ले लो तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाकर 0 डिग्री पर सेल्सियस पर जल में परिवर्तित करने के लिए कितने उष्मा की आवश्यकता होती है, तो 3.347। याद कैसे रखोगे? गुने 10 का पावर 5 जूल, यानी इतने जूल की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाओगे ना, द्रव के रूप में लाओगे तो कितने ऊर्जा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो 3.347। याद रह जाएगा? 3.347। 3 4 को जोड़ेंगे 7। 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए गुने 10 का पावर 5 जे का मतलब जूल। तो इतने जूल की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है ये हो गया बर्फ का लेटेंट हीट। याद रहेगी बात? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ऑफ स्नो। फ्यूजन मतलब होता है द्रवण, लेटेंट हीट गुप्त उष्मा, ऑफ फ्यूजन द्रवण, यानी द्रव में बदलना, द्रवण कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, यानी इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं इसको। तो इसको समझ गया। अतः बर्फ के द्रवण की गुप्त उष्मा 1 किलोग्राम में इतना हीट एनर्जी चाहिए
तो बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा इतना जूल होगा। तो बर्फ एक उदाहरण है, और भी तो ठोस पदार्थ है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, बहुत कुछ है। एक विशेष बात ये ध्यान में रखना है नोट के रूप में, 0 डिग्री सी पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जैसे तू बर्फ को पिघलाओगे ना, ये गर्म करोगे, यहाँ हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, अब पूरा इसमें बर्फ ही है। देखो ये ध्यान से समझो, इस सब पर हिसाब है, बाद में दिक्कत होगी, कहोगे थ्योरी जब तक नहीं आएगा तो हिसाब बनाना मुश्किल है। इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी गर्म करने से ठीक पहले हीट एनर्जी देंगे तो इस पेंदी में पहले इसका निचला पेंदी जो है ये न गर्म होगा, ये गर्म होगा तो हीट एनर्जी इसके इस पेंदी के संपर्क में जो बर्फ का टुकड़ा है इसको प्राप्त होगा, तो ये सब पिघलना चालू करेगा। लेकिन संपूर्ण बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नहीं बढ़ेगा। ध्यान दो, हम पानी की चर्चा, जल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहेगा इसमें जितना। तो जब बर्फ, ये संपूर्ण बर्फ सबसे पहले ऊष्मा कहाँ पाएगा? पेंदी के संपर्क में जो होगा बर्फ, ये ऊष्मा पाएगा, तो ये ऊष्मा ऊर्जा इस बर्फ के कणों के बीच के अंतर आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होगा और ये द्रव का रूप धारण करने लगेगा। तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ेगा। अब इसके नीचे वाला भाग में, नीचे वाला भाग मान लो पानी बन गया, जल में बदल गया। ये जल पेंदी के संपर्क में जल है, इसके ऊपर में बर्फ है, तो ये जल का इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होगा, ये बर्फ में जितना ऊष्मा ऊर्जा होगा उससे अधिक होगा। ये जल से फिर ऊपर वाला बर्फ जो इसके ठीक ऊपर में है, ये ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करेगा, इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करने में खर्च करेगा, तो धीरे धीरे ये फिर पिघल करके पानी होगा। इसी तरह संपूर्ण बर्फ जब पानी बन जाएगा तो बर्फ रहा ही नहीं, अब ये पानी है। इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री सी, 2 डिग्री सी ऐसे करके बढ़ते जाएगा। जैसे बर्तन का सिल्ली, बर्तन का आकार का बर्फ का सिल्ली दे दे, तब पर उसमें भी यही होगा। हाँ, बर्फ का सिल्ली भी दोगे ना तो संपर्क में ये नीचे वाला भाग रहेगा। इसमें इस चीज पर गौर को, इस पंक्ति पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं, है ना ऐसी बात। यानी ऊपर में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बर्फ का शो कर रहा है, लेकिन इसके नीचे जो पानी का रूप धारण कर रहा है, तो इसकी ऊष्मा ऊर्जा, नीचे में जो पानी है इसकी ऊष्मा ऊर्जा इस बर्फ में जो ऊष्मा ऊर्जा है उससे अधिक होगी कि कम होगी? इस पर ब्रेन लगाओ। बर्फ में जो कम होगी, नहीं रुकिए, उससे अधिक होगी। अधिक होगी क्योंकि नीचे में पानी है, ऊपर नीचे से ये बर्फ सब पिघल करके ऊष्मा ऊर्जा पा करके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा और ये द्रव का रूप धारण करने लगेगा। इस तरह बर्फ नीचे से ऊपर की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगा, ये सब पानी बनने लगेगा। तो जल में जो हीट एनर्जी होगी, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा बर्फ के तुलना में अधिक होगी, तो जल का टेम्परेचर तुमको 0 डिग्री सी नहीं रहेगा। हम लोग बर्फ के बारे में बोल रहे हैं ना, बर्फ का टेम्परेचर उस समय तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा पानी न बन जाए। बर्फ के नीचे में जल जो बदल रहा है, बर्फ के टुकड़े या बर्फ, उसमें तो ऊष्मा ऊर्जा अधिक होगी, तो इसका तापमान तो अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक। बर्फ के नीचे जो बर्फ जल में बदल रहा है हीट एनर्जी देने पर, तो जल जो है लगातार नीचे से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो जल का टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जो बर्फ है उसका तो 0 डिग्री से ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो रहा है? इसको तू लोग लिख लिया है। एक दो बात देखो, जैसे ये धरती पर बहुत ऐसा जगह है, मतलब सीधी सी बात है 71% पानी है और 29% स्थल भाग है। तो अलग अलग जगह पर धूप की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अभी जाड़ा का टाइम आ गया है,
तो अभी का धूप दिन के मान लो कितना 9:05 हो रहा है, तो इस समय जो धूप है, अब याद करो ये नवंबर लास्ट ही हो रहा है, 1-2 दिन बचा है, तो दिन के 9 बजे नवंबर में जितना धूप रहता है, याद करो अप्रैल या मई के टाइम में 9 बजे दिन में उससे भी कड़ी धूप होती है, होती है ना। लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो अभी गर्मी पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्रफल पर ये सूर्य की रोशनी जो पड़ रही होगी उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी धूप कड़ी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा ऋतु है। तो पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग धूप की मात्रा पड़ती है। तो बहुत जगह ऐसा भी है जो 0 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर तापमान आता ही नहीं है, समझा। और बर्फ जब ये 0 डिग्री सी टेम्परेचर होगा तो जिस स्थान पर, उस स्थान पर तालाब हो या झील हो, उस सब क्या बदल जाएगा, वहाँ का पानी बर्फ में बदल जाएगा। अब कल्पना करो किसी झील का टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर झील है तो, और यहाँ का टेम्परेचर हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तब झील के संपूर्ण पानी को बर्फ बन जाना चाहिए, बोलो। अगर झील का संपूर्ण पानी बर्फ बन गया तो मछली कहाँ जाएगी, जल में रहने वाला जीव श्वसन कार्य कैसे करेगा, मर जाएगी। लेकिन नहीं मरती है। बर्फ संपूर्ण झील का पानी नहीं बन पाता है या तालाब का पानी नहीं बन पाता है। अब जाड़े के टाइम में कहीं कहीं पर देखोगे टाउन में जो सड़क जैसे रोड है ना, तो यहाँ पर पानी का फव्वारा अचानक छूट रहा है, राह में चलने वाले राहगीर को पता ही नहीं चलता है जो ये पानी कहाँ से आ रहा है। सर ये टाउन सब में क्या होता है, पानी की टंकी की व्यवस्था होती है ना, रोड के साइड में मोटा सा पाइप बिछाया रहता है। अब अपने इसमें जल प्रवाहित हो रहा है, टंकी यहाँ पर है और सेटिंग रहता है, चलो ये रोड है तो यहाँ पर टंकी से अलग अलग दिशा में दिया जाता है ना वाटर सप्लाई, फिर इधर से इधर दिया जाता है, तो पाइप के द्वारा, तो ये पाइप फट जाता है, तब पानी का फव्वारा, पाइप फटेगा तो पानी का फव्वारा निकलेगा ना, रोड में बहुत नीचे तक नहीं रहता है। तो ये पाइप जाड़े के समय में वहाँ जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया, वो पाइप थोड़ा ही नीचे है, तो इसका पानी बर्फ बन जाएगा पाइप में, और बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो पाइप को नहीं, पाइप फटेगा कि नहीं फटेगा। यानी पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, बर्फ का मात्रा वही रहेगी द्रव्यमान, लेकिन आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। इस पर आओ, नहीं फिलहाल वो बतलाएंगे। एक्चुअली हीट चैप्टर का सामना तुम लोग को अभी तक नहीं करना पड़ा है, इसलिए जैसे उसी में बतलाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कर दो तो पानी का घनत्व डेंसिटी घट जाएगा। ये सब अलग से बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको जानो। 0 डिग्री सेल्सियस पर कहीं झील में पूरे पानी को बर्फ बन जाना चाहिए, लेकिन ऊपरी भाग का पानी जो है कुछ ही मीटर की गहराई तक, 1-2 मीटर 3 मीटर मान लो, ही बर्फ बन पाता है, और नीचे में ये पानी रह जाता है, और इसी पानी में सब मछली आ जाती है। बर्फ पानी से हल्का है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरता है। इसका कारण है, क्या कारण होगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा ना। अब कहोगे जो ऊपरी भाग में ही बर्फ, ऊपरी भाग का पानी ही बर्फ क्यों बनता है, इसका अर्थ है टेम्परेचर जब घटता है तो सबसे पहले हीट एनर्जी ऊपरी भाग से नहीं निकलेगा, नीचे वाला हीट एनर्जी ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ऊपरी भाग से सबसे पहले निकलेगा। ऊपरी भाग का सबसे पहले 0 डिग्री सी हो जाता है, नीचे जब तक होगा इससे पहले इसका हो चुका है, और ये बर्फ के रूप में ये बदल चुका है। जब ये बर्फ के रूप में बदल चुका है तो ये कुचालक हो गया, यानी इस पानी की गर्मी जो है, उष्मा ऊर्जा ऊपर की ओर जा ही नहीं पाएगा। हाँ, जब एटमॉस्फेयर में फिर 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा तो ये बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये पानी का रूप धारण करेगा, नीचे में तो पानी है ही।
हाँ, जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है जम्मू कश्मीर में, ये पहाड़ पर स्थित है ना, तो जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज़ में सुनता होगा बर्फ़ जम गया है, ऐसी बात होती है ना। जैसे कोसी नदी जहाँ से निकलती है, हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बहुत है न जी, तो उससे पहले इसको समझ लो, हिमालय पर्वत के अधिकांश ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तो हिमालय पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उससे बड़ी चोटी कोई है ही नहीं। चोटी का अर्थ हो गया पर्वत सब कैसे रहता है ऐसे, तो ई हो गया चोटी, ई हो गया चोटी, ई हो गया चोटी। तो मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया में इससे समुद्र तल से जो ऊंचाई नापा जाता है, समझा ना, समुद्र तल से इसका ऊंचाई पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पर्वत तो दुनिया में सैकड़ों है, हजारों है। तो मछली कैसे जिंदा रहती है समझ गया। हीट एनर्जी तो सबसे पहले ऊपरी सतह के पानी से निकलेगा, इसका कम होगा तो फिर नीचे से हीट ऊपर की ओर आएगा, तो धीरे धीरे ऊपर वाला का कम होता जाएगा, नीचे वाला का देरी से कम होगा। जब ये ऊपर वाला का मान लो 10 डिग्री है तो नीचे वाला का 10, ये और टेम्परेचर घट रहा है, वायुमंडल का 9 डिग्री सी आया, ऊपरी भाग से उष्मा ऊर्जा निकल रहा है, नीचे से उष्मा ऊर्जा ऊपर की ओर जा रहा है। होते होते सबसे पहले इसका टेम्परेचर घटेगा या नीचे वाला का ऊपरी तल के तुलना में ज़्यादा रहेगा। तो ऊपरी तल का अचानक 0 डिग्री चला गया तो इसके नीचे वाला का 0 डिग्री से ज़्यादा है, और 0 डिग्री से ज़्यादा है इसका मतलब पानी के रूप में है। 0 डिग्री पूरा का आएगा तब न बर्फ़ बनेगा। तो पहले ऊपर वाला पोर्शन का जो है 0 डिग्री सी जब ये होता है कि ये अचानक बर्फ़ बन गया। बर्फ़ उष्मा का कुचालक है, यानी बर्फ़ में उष्मा दोगे तो ये पिघलेगा। तो वाटर का भी भीतर वाला का उतना उष्मा नहीं रहता है हाँ जो पिघल सके। कहीं पर सालों भर 0 डिग्री सी रहे तब तो सालों भर ये बर्फ़ जमा रहता है। नीचे का पानी वैसे तो वैसे, नीचे का पानी ऐसे का ऐसे ही। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ का मोटा चादर। तो इस बर्फ़ के मोटे चादर के भीतर तो पानी है ना, जिसमें मछलियाँ भी है, समुद्र में रहने वाला सभी जीव है, सुरक्षित है। अब देखो, एक जान पहचान का आदमी वहाँ गया था, रूस 16 भाग में बट गया, भोला कजाकिस्तान, वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो बतला रहा था जैसे इस सब पर ट्रक चलता है, बहुत मोटा, अब 10 फीट का हो गया तो ठोस हो गया, नीचे में पानी है। साइकिल उकिल मोटरसाइकिल, बोला जो इसको ऐसे तोड़ दिया जाता है छिद्र करके, इससे लोग मछली निकालता है बंसी दे करके। इतना मोटा लेयर रहता है बर्फ का? हाँ, लेयर की एग्जैक्ट मोटाई नहीं मालूम है, लेकिन 10 फीट का हो जाएगा तो गहराई है 50 फीट मान लो समुद्र का। समुद्र की गहराई अलग अलग बदलती रहती है। हाँ। समुद्र में सबसे गहरा स्थान कहाँ है? प्रशांत अटलांटिक या प्रशांत पे मारियाना ट्रेंच है, जिसमें माउंट एवरेस्ट को भी उठा कर रख दिया जाए तो डूब जाता है, इसके ऊपर भी पानी रहता है। क्या बोतल? हाँ, फ्रिज का टेम्परेचर, इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो भीतर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है तब ना बर्फ बनेगा, समझा। फ्रिज वाला जो तू क्वेश्चन किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट आगे वाला टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद है तुमको, ये तो पढ़ा है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण का मतलब ठोस का द्रव में बदलना। और पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग खौलाते हैं तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस कायम रहता है, हीट एनर्जी देते जाते हैं, तो उसका भी तो गुप्त ऊष्मा होगा। तो अगले पार्ट में बतलाएंगे वेपर वाला। इसको इसमें कुछ पूछना नहीं ना, कन्फ्यूजन वगैरह नहीं ना है, तो इसको तू लोग उतार ही लिया है, रेस्ट अगले पार्ट।